नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। संसद के अंदर तल्खी तो बाहर गर्मजोशी की तस्वीर। पीएम मोदी से हाथ मिलाकर ठहाका लगाकर बात करते दिखे खड़गे। संसद परिसर का वीडियो जमकर हो रहा वायरल। महाराष्ट्र के सीएम बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस का बयान एक है तो सेफ है के नारे ने पलटी बाजी। बोले एकनाथ शिंदे ने मुझसे मांगी थी सलाह। संसद में अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से मिली नोटों की गड्डी। सभापति जगदीप धनखड़ ने दी जानकारी तो खड़गे बोले अभी नाम लेना ठीक नहीं। बीजेपी ने कहा मामले की जांच हो। संभल से लेकर अयोध्या तक यूपी में हाई अलर्ट जारी। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। संभल हिंसा में 1 करोड़ का नुकसान उपद्रवियों से वसूलेगी योगी सरकार। टीएमसी में अंदरूनी कलह बढ़ने पर ममता बनर्जी ने दिए बड़े संकेत। बोली अंतिम फैसला मैं ही लूंगी। भतीजे अभिषेक बनर्जी को दिखाई हद। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 69वीं पुण्यतिथि के मौके पर संसद परिसर में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दोनों एक दूसरे के साथ गर्मजोशी से बात करते और हंसते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नजर आ रहे हैं। बता दें कि यह वीडियो संसद परिसर का है, जहां 69वें महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही थी। आज संसद के परिसर से बहुत ही खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। तस्वीर तो खूबसूरत है। नौकरी चली जाएगी खड़गे साहब की। राहुल गांधी और उसकी टीम जो है वो उनको पसंद नहीं आया होगा कि खड़गे प्रधानमंत्री मोदी के साथ हंसते खिलखिलाते हुए बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज है वो गांधी परिवार के लोगों को पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि ये तो राहुल गांधी मीटिंग में कहते हैं भाई मोदी से कोई दोस्ती नहीं। मीटिंग में पूछा जाता है प्रधानमंत्री मोदी को कितनी बार आपने गालियां दी, कितना मोदी का नाम लेकर के आपने ट्वीट किया। ये कांग्रेस पार्टी की संस्कृति हो गई है और जो नहीं करता है तो उसको डांट लगती है। और बहन प्रियंका ये कहती है मीटिंग में कि सिर्फ मेरा भाई ही मोदी से लड़ रहा है, आप लोगों के पास कोई दम नहीं है। अब ऐसे हालात में खड़गे का इस तरह से खिलखिलाना, मुस्कुराना, बातचीत करना, वो उनकी कुर्सी के लिए खतरे की घंटी है। बात समझिए। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी बड़े दिल वाले नेता हैं। जिस तरह की भाषा, जिस तरह के अपशब्द खड़गे साहब चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में वो इस तरह का ट्रीटमेंट डिजर्व तो नहीं करते। मतलब ये कि वीडियो देखकर बहुत लोगों को अच्छा लग रहा होगा, लेकिन बहुत सारे मोदी समर्थक भी वो प्रधानमंत्री मोदी के इस रवैये से थोड़े नाराज जरूर हुए होंगे कि ये लोग इस तरह की बर्ताव का वो डिजर्व नहीं करते हैं, जिस तरह की इज्जत आप इनको देने की कोशिश कर रहे हो। जी। वहीं महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है। सीएम ने भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को भारी जनादेश देने के लिए राज्य की जनता का आभार जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान पीएम मोदी के नारे एक है तो सेफ है ने पूरी बाजी पलट दी। फडणवीस ने कहा कि जिस तरह से चुनाव में भाजपा को जनादेश मिला, उसके बाद तय था कि सीएम भाजपा का ही होगा। आगे कहा कि एकनाथ शिंदे ने मुझसे पूछा था कि क्या उन्हें डिप्टी सीएम पद लेना चाहिए, तो मैंने खुद उनसे कहा था कि उन्हें पद लेना चाहिए, क्योंकि अगर पार्टी का शीर्ष नेता पद पर नहीं होगा तो उससे पार्टी भी कमजोर होती है। बहुत सारी बातों का जिक्र किया है फडणवीस ने, लेकिन नारे का भी जिक्र कर दिया। देखिए, मैं एक बात बताऊं, शिंदे साहब को पहले से मालूम था कि वो डिप्टी सीएम ही बनेंगे, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। रिजल्ट के दिन ही उनको मालूम था।
जब ये लोग अमित शाह से मिलने आए, वहाँ सारी चर्चाएं हुई, कैसे जीत हुई, कहाँ अच्छा रहा, कितना क्या रहा, नहीं रहा, लेकिन मुख्यमंत्री के बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई, कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ कि कौन बनेगा नहीं बनेगा। इन लोगों की आपसी बातचीत में ये पहले से ही तय हो गया कि भाई अब तो इतनी सीट आने के बाद मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। लेकिन ये इतना ड्रामा क्यों हुआ? 3 वजह। शिंदे साहब शिव सैनिकों को और खास करके उद्धव ठाकरे गुट को ये बताना चाह रहे थे कि ही इज अ टफ लीडर, आसानी से मानने वाले आदमी नहीं है। रिजल्ट के फौरन बाद अगर वो कह दिए होते कि मैं बनूंगा, मैं नहीं बनूंगा, देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, तो लोगों को लगता कि कमजोर व्यक्ति है। राजनीति परसेप्शन से की जाती है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि रिजल्ट के अगले दिन ही कैपिटल टीवी ने बता दिया था कि जो 2 डिप्टी सीएम का पद है वो शिंदे और अजित पवार के लिए है, मुख्यमंत्री बनेंगे तो देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे। दूसरा कारण, वो ये भी बताना चाह रहे थे कि वो एक जुझारू लीडर हैं, अंत तक अपनी पार्टी के लिए वो लड़ने को तैयार हैं। ये मैसेज वो देना चाह रहे थे। स्ट्रांग भी हैं, जुझारू भी हैं, और सबसे बड़ी चीज, उन्होंने इस तरह का बर्ताव करके जो अगली जो चुनाव होने वाला है बीएमसी, उसके लिए उन्होंने एक दांव खेला है। और इसीलिए जो राजनीति के बहुत माइन्यूट पहलुओं को समझते हैं कि जितना देरी हो रहा था शिंदे के मानने में, उतना ज़्यादा हार्टबीट बढ़ा हुआ था उद्धव ठाकरे। इसलिए रोज संजय राउत आकर के शिंदे के बारे में बयान दे रहे थे, क्योंकि दे कुड अंडरस्टैंड कि ये जितना यहाँ पे लड़ाई करते हुए दिखेंगे, जितना जुझारूपन इनका दिखेगा, शिव सैनिक उतना ही उससे खुश होंगे। जी, इस खबर में बात संसद में कैश कांड की। संसद के शीतकालीन सत्र के 9वें दिन आज राज्यसभा में 500 रुपए का बंडल मिलने पर जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से नोटों की गड्डी मिली थी, तो भाजपा ने जांच की मांग कर दी। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, किसी का नाम लेना ठीक नहीं है। ऐसा चिल्लर काम करके ही देश को बदनाम किया जा रहा है। कौन कर रहा है देश को बदनाम? देखिए, पैसे आपके सीट से निकले हैं, 222 नंबर सीट वो अभिषेक मनु सिंघवी का है। तो अभिषेक मनु सिंघवी का नहीं है तो कहते कि भाई मेरा नहीं है। कांग्रेस पार्टी कहते भाई क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी के आगे भी कांग्रेस, पीछे भी कांग्रेस, इधर बगल में भी कांग्रेस, इधर भी कांग्रेस, वो कोई भी मिक्स तो है नहीं। पार्टी के हिसाब से सीट अलॉटेड होता है, तो अभिषेक मनु सिंघवी का नहीं है तो किसी और कांग्रेसी का ही होगा। दिक्कत क्या है? इससे पहले नोट लहराया गया था कैश फॉर वोट कांड में। जब यूपीए की सरकार थी तो कुछ लोग नोट लेकर के घुस गए थे पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा में। वहाँ विवाद चल रहा था। मनमोहन सिंह इस बात पे अड़े हुए थे कि अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील करना ही करना है। उस वक्त यूपीए में समाजवादी पार्टी भी थी और कम्युनिस्ट पार्टी भी थी। कम्युनिस्टों ने साफ मना कर दिया। आखिरकार अमर सिंह के इंटरवेंशन से समाजवादी पार्टी मान गई, लेकिन हुआ क्या? चूंकि वो कैश अंदर लाया गया और ये वर्जित है, तो इसमें गिरफ्तारी भी हुई। तो खड़गे साहब ये बोल रहे हैं कि चिल्लर वाला काम है, तो बताएं भाई कि किसका है। कोई ना कोई तो जेल जाएगा, क्योंकि जांच होगी, पता चलेगा, तो वहाँ किसी न किसी कांग्रेसी का नाम आएगा, और जिसका भी नाम आएगा तो फिर वो जेल जाएगा। जी, और अब बात संभल से लेकर अयोध्या तक की। संभल से लेकर अयोध्या तक यूपी अलर्ट मोड पर है। संभल में 25 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट है। वहीं अयोध्या में
6 दिसंबर 1992 को हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस को देखते हुए अतिरिक्त निगरानी को बढ़ा दिया गया है। काशी में ज्ञान पापी का मुद्दा गरमाया हुआ है। इसके अलावा मथुरा में 6 दिसंबर को शाही मस्जिद ईदगाह में जलाभिषेक करने की घोषणा को लेकर अलर्ट घोषित किया गया। हिंसा के बाद पुलिस ने जुम्मे की नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जामा मस्जिद और उसके आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इस बीच खबर है कि संभल में 1 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का आकलन हुआ है, जिसकी भरपाई उपद्रवियों से करवाई जाएगी। संभल से लेकर अयोध्या तक हाई अलर्ट। आज इतनी तगड़ी व्यवस्था क्यों? ये तगड़ी व्यवस्था इसलिए है कि कुछ साल पहले तक 6 दिसंबर को पूरे देश में ये सेकुलर इंडस्ट्री वाले लोग, सेकुलरिज्म का धंधा करने वाले लोग इसे ब्लैक डे के रूप में मनाते थे। करोड़ों रुपए खर्च होता था, कई लोग अमीर हो जाते थे। कहीं सेमिनार हो रहा है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो नुक्कड़ नाटक हो रहा है, तो मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, जलसा हो रहा है, मार्च निकल रहे हैं, प्रोटेस्ट निकल रहे हैं। आंदोलन जीवियों की का जो जेब वो भर जाता था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब से आया, जब से वहाँ मंदिर बन गया, तब से ये धंधा बंद हो गया। तो ये लोग कुछ कुछ काम में तो लगेंगे। तो आज 6 दिसंबर भी है और जुमे का दिन है, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये लोग कुछ कर पाते, वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर में गदाधारी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। जरा सा भी टस से मस कोई करेगा तो उसकी खातिरदारी बहुत कायदे से कर देते हैं वो। तो खौफ और डर और भय की वजह से आज कहीं से कोई घटना की खबर नहीं आई। तो ये योगी आदित्यनाथ के काम करने का स्टाइल है। और ये जो नया एक काम इन्होंने शुरू किया है कि दंगाई दंगा करेंगे, कर लो, नुकसान करोगे, प्रॉपर्टी का नुकसान करोगे, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी, तो उसका पूरा असेसमेंट किया जाएगा और जो लोग इसमें आरोपी होंगे उनसे ही वसूला जाएगा। तो कार में आपने आग लगाई तो जो जो चेहरे नजर आ रहे होंगे ना सीसीटीवी में कार में आग लगाने वाले, उनको खरीद के देना होगा ओनर को कार। सरकारी गाड़ी है तो सरकार को खरीद के देना होगा, और नहीं दे पाओगे तो तुम्हारी जमीन जायदाद को कुर्क किया जाएगा। ये सही तरीका है दंगाइयों पे नियंत्रण रखने का। जी, आखिरी खबर में बात ममता बनर्जी की। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के भीतर नए और पुराने नेतृत्व के बीच बढ़ते विवाद ने पार्टी के भीतर का कलह भी उजागर कर दिया है। ममता बनर्जी ने हाल ही में कई बड़े और कदम उठाकर यह साफ कर दिया कि टीएमसी में अंतिम फैसला उनका ही रहेगा। राज्य विधानसभा में विधायक दल की बैठक में बोलते हुए ममता ने कहा कि जब तक वह प्रभारी है सभी महत्वपूर्ण फैसले वही लेगी। ममता ने सीआईडी प्रमुख आर राजशेखरन को हटाकर एडीजी पद पर भेज दिया है। इससे पहले उन्होंने सीआईडी में पूरी तरह से फेरबदल का संकेत भी दिया था। साथ ही ममता बनर्जी की ओर से पार्टी विधायकों को निर्देश दिया गया है कि पार्टी के अंदर की जानकारी सीधे उन्हीं तक पहुंचनी चाहिए। टीएमसी के अंदर ये क्या चल क्या रहा है? देखिए, हम लोगों ने बहुत पहले से बताया कि अंदर से कोल्ड वॉर चल रहा है। अभिषेक बनर्जी का पेशेंस लूज हो रहा है कि कब तक सेकंड इन कमांड रहेंगे, कब मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बौखलाहट, दो एग्जाम्पल समझ लीजिए। अभिषेक बनर्जी को लगता है कि उनको स्टालिन नहीं बनना। स्टालिन अब बूढ़े हो गए तब मुख्यमंत्री बने। उनके पिताजी 90+ करुणानिधि चुनाव जीतते थे, वो व्हील चेयर पे चलते थे लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री बने रहते थे। तो पूरा जीवन चला गया स्टालिन का। इसलिए देखिए, स्टालिन ने अपने बेटे को तुरंत बना दिया। तो वो मानसिकता अभिषेक बनर्जी की, कब तक मैं ऐसे ही रहूंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा तब मुख्यमंत्री बनूंगा तो क्या फायदा। दूसरी तरफ ममता बनर्जी है, उनको मुलायम सिंह का चेहरा याद आता होगा। वो इसलिए कि चुनाव जीते, बेटे को बना दिया मुख्यमंत्री, बेटे ने सीधे आपको कोप भवन में डाल दिया, साइड लाइन कर दिया, कमरे में बंद कर दिया। मुलायम सिंह इस वजह से बेचारे अचानक से कमजोर पड़ गए। नेता बिना पावर के वो तो जीवित ही नहीं रह सकता। उसे सब कुछ छीन लो, पावर देते रहो तो एनर्जी मिलती रहती है। तो ये टसल चल रहा है। ममता बनर्जी के सलाहकारों ने अब ये समझा दिया कि भाई अभिषेक बनर्जी को अगर आपने कमान दी, उनको जरा छूट दी, तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा।
और सबसे बड़ी चीज कि ममता बनर्जी ने इस सजेशन को माना। एक एक करके अभिषेक बनर्जी के जो लॉयलिस्ट हैं पार्टी के अंदर या फिर सरकार में, सबको ठिकाने लगाया जा रहा है। तो ये दीदी और भतीजे में यंग नए तरह की जो है जंग की ये शुरुआत हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।